गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसे पिछले लेक्चर से हम पढ़ते आ रहे हैं बेस थ्योरम के बारे में, ठीक है। इसके कुछ क्वेश्चंस बचे हुए हैं जो हम इसी लेक्चर में आज खत्म करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि ए डॉक्टर हैज टू विजिट टू ए पेशेंट। कोई डॉक्टर है, उसको एक पेशेंट के पास जाना है। फ्रॉम हिज पास्ट एक्सपीरियंस, उसके पास्ट के एक्सपीरियंस को देखते हुए इट इज नोन दैट कि ये हमें पता है कि वो डॉक्टर किससे आएगा, ट्रेन से। ही विल कम बाय ट्रेन, इतनी प्रोबेबिलिटी है। ही विल कम बाय बस, इतनी प्रोबेबिलिटी है। वो स्कूटर से आएगा, इतनी प्रोबेबिलिटी है। और किसी दूसरे ट्रांसपोर्ट से आएगा, बाय एनी अदर ट्रांसपोर्ट, प्रोबेबिलिटी है 2/5। ठीक है। ये ट्रेन से आने की प्रोबेबिलिटी, ये बस से आने की प्रोबेबिलिटी, ये स्कूटर से आने की प्रोबेबिलिटी, दिस इज प्रोबेबिलिटी बाय एनी अदर ट्रांसपोर्ट। ओके। नेक्स्ट जो है वो उसने बोला है कि ही विल बी लेट, ही विल बी लेट। अगर वो डॉक्टर ट्रेन से आता है, ट्रेन से आता है और वो क्या होगा, लेट होगा, प्रोबेबिलिटी है 1/4। अगर बस से आता है और लेट होगा, प्रोबेबिलिटी है 1/3। अगर स्कूटर से आता है और लेट हो जाएगा तो प्रोबेबिलिटी है 1/12। ये प्रोबेबिलिटी है आने की और ये प्रोबेबिलिटीज है कि वो लेट होगा। अगर वो किसी दूसरे ट्रांसपोर्ट से आता है तो ही इज नॉट लेट, कि वो आपका लेट नहीं है। इन द लास्ट, जब वो वहां पे पहुंचता है तो ही वॉज लेट। जब वो वहां पे पहुंचा तो ही वॉज लेट। तो आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही कम्स बाय ट्रेन। प्रोबेबिलिटी निकालो कि वो किससे आया होगा, ट्रेन से। इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करो। तो आप में से जो बच्चा बहुत ध्यान से बेस थ्योरम पढ़ता आ रहा है उसके लिए बहुत इजी क्वेश्चन हो गया ये। कितने केसेस हैं, 4। तो 4 इवेंट्स बना देंगे। मैं डायरेक्ट लिखूंगा यहाँ पे। सबसे पहले लिखेंगे E1, क्योंकि बहुत क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। अब आप, मैं डायरेक्ट लिखूंगा क्वेश्चन में, कोई ब्रीफली एक्सप्लेनेशन नहीं लिखूंगा। लेट E1 बी द इवेंट, ही कम्स बाय ट्रेन। E2 be the event, he comes by bus. E3 be the event, he comes by scooter. And E4 be the event, he comes by any other transport. ये चारों आप यहां पे लिखेंगे। सबसे पहले आप इसकी प्रोबेबिलिटी लिखेंगे E1 की, he comes by train 3/10। फिर आप प्रोबेबिलिटी लिखेंगे E2 की, he comes by bus 1/5। फिर प्रोबेबिलिटी लिखेंगे E3 की, he comes by scooter 1/10। फिर प्रोबेबिलिटी लिखेंगे E4 की, he comes by any other transport 2/5। अब मैं लास्ट टाइम बता रहा हूं, जैसे आप E1 E2 E3 हो जो भी है वो लिख लें, तो उसके बाद हमेशा पहचानो कि क्वेश्चन लो है या बेस है। तो यहां क्वेश्चन किसका है, बेस का। प्रोबेबिलिटी ही कम्स बाय ट्रेन, तो ही कम्स बाय ट्रेन का कौन सा इवेंट है, E1। तो बेस थ्योरम में भी ये बात अच्छे से फिक्स कर लो माइंड में कि जैसे E1 E2 E3 लिखे, अगला काम यही पहचानना है कि लो है या बेस है। और वो कैसे पहचानोगे, जिसकी प्रोबेबिलिटी आपको लिखनी है उसको पढ़ के पहचान लो। क्लियर है ये 4 वर्ड्स। अब कौन सा इवेंट सर्च करोगे, ए। तो ए कौन सा इवेंट होगा, he was late। अब आप ए पहचानते लिखोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ A by E1। फिर आप प्रोबेबिलिटी लिखेंगे A by E2। फिर हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ A by E3। और लास्ट हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ A by E4। कोई भी लिख सकता है आप में से।
E1 कहता है कि वो किससे आएगा, ट्रेन से, और A कहता है कि वो क्या होगा, तो ट्रेन से आएगा और क्या होगा, लेट, प्रोबेबिलिटी 1/4। नेक्स्ट आप खुद बता सकते हो, 1/3, 1/12, 0। E4 कहता है कि वो किससे आएगा, ट्रांसपोर्ट, और वो क्या होगा, लेट होगा, लेकिन वो लेट है ही नहीं, तो 0। देख लीजिए ध्यान से इस क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में क्लियर है या नहीं बताओ। अब प्रोबेबिलिटी E1, E2, E3, E4 में से किसकी लिखी, तो आपको फॉर्मूला याद होगा, 2 दिन से पढ़ रहे हो, I के प्लेस पे 1 लिखना है, तो हम यहाँ पे प्रोबेबिलिटी लिखेंगे E1/A, तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1, ठीक है, और नीचे कितने का सम लिखेंगे, 4 का, वो 4 का सम यहाँ पे लिखना है। अंडरस्टूड हो या नहीं, ध्यान से देख लो क्वेश्चन, सिंपल सी बात है, 4 केस है, 4 इवेंट हो गए, तो सीधा ही तो लिखना है E1, E2, E3, E4, A/E1, A/E2, A/E3, A/E4। प्रोबेबिलिटी किसकी लिखनी है, E1 में, तो I के प्लेस पे 1 लिखिए, नीचे 4 का सम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का सेकंड वन, और बहुत ध्यान देके समझना है वो सेकंड, जो इसी से जस्ट नेक्स्ट है, क्योंकि वो इन सब क्वेश्चन से बिल्कुल डिफरेंट है, और वो आप में से सिर्फ वो बच्चा ऑब्जर्व करेगा जो बहुत अच्छे से हर चीज पढ़ रहा है। कोई भी आपका एक एग्जामिन है, एग्जामिन का मीनिंग है जो आपका एग्जाम दे रहा है, तो वो आपका एक एमसीक्यू टेस्ट दे रहा है, और उस एमसीक्यू टेस्ट में हर क्वेश्चन की 4 चॉइसेस है, कि कोई भी एक एग्जामिन है, एग्जामिन वो होता है जो एग्जाम देता है, वो आपका एक एमसीक्यू टेस्ट दे रहा है, और एमसीक्यू में हर क्वेश्चन की आपके पास 4 चॉइसेस हैं। अब कोई भी बच्चा अगर एमसीक्यू टेस्ट देता है, कोई भी बच्चा अगर एमसीक्यू टेस्ट देता है, तो वो 3 ही बातें करेगा, कि भाई या तो वो आंसर्स की गैसिंग करेगा, या वो आंसर्स को क्या करेगा, कॉपी, या उसको आंसर पता है, ही नो द आंसर। 3 ही बातें होंगी एमसीक्यू में, या तो वो गैसिंग करेगा, या कॉपी करता है, या उसको आंसर पता है। वो आंसर्स को क्या करेगा, गैस, प्रोबेबिलिटी है 1/6। वो आंसर्स को कॉपी करेगा, प्रोबेबिलिटी है 1/3। Probability that he will guess the answer 1/6, copy the answer 1/3। next given है कि probability that his answer is correct, probability that his answer is correct, given that he copied it, given that he copied it, तो वो प्रोबेबिलिटी हमें गिवन है 1/8। तो हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही नो द आंसर, he know the answer, and given that he correctly answers the question, he correctly answers the question, इसकी प्रोबेबिलिटी हमें करनी है फाइंड आउट। अपना ध्यान से समझना है। सबसे पहले इसमें 2 लाइनें बोल रहा हूं मैं, आपको सिर्फ इतना बताना है कि उन दोनों लाइंस का मीनिंग सेम है या अलग अलग है। पहली लाइन है हिज आंसर इज करेक्ट, दूसरी लाइन है ही आंसर्स, ही करेक्टली आंसर्स द क्वेश्चन, सेम मीनिंग। तो एक तो ये लाइन है हिज आंसर इज करेक्ट, और एक लाइन है ही करेक्टली आंसर्स द क्वेश्चन।
दोनों का मीनिंग सेम है। भाई उसका आंसर सही है, उसने आंसर का सही उत्तर दिया, बिल्कुल सही, दोनों लाइनें सेम होंगी। उससे आंसर सही दिया या उसका आंसर बिल्कुल सही है। अब ध्यान से सुन लेना एक चीज, कितने केस बनेंगे? 3। तो सबसे पहले हम लिखेंगे E1। मैं डायरेक्ट लिखूंगा, कुछ नहीं लिखूंगा मैं बोर्ड पे, फालतू की वर्डिंग्स। तो E1 को हम लिखेंगे कि दिस इज द इवेंट ही गैसेस द आंसर। E2 हम लिखेंगे कि दिस इज द इवेंट ही कॉपी द आंसर, एंड E3 भी द इवेंट ही नो द आंसर। ये 3 इवेंट्स यहां लिखेंगे। आ गया बुद्धि? ही गैसेस द आंसर, ही कॉपी द आंसर, ही नो द आंसर, 3 इवेंट लिख देंगे। सबसे पहले आप लिखेंगे व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 1/6, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 1/3। अब क्या आपको प्रोबेबिलिटी पता है E3 की? नहीं पता, तो कर सकते हो फाइंड। इन तीनों की प्रोबेबिलिटी का सम पता है। सिर्फ इस क्वेश्चन के लिए मैं आपसे बार बार ये बात कहता आ रहा था कि जो भी ये इवेंट आप लिखते हो E1 E2 E3, इन सब की प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा 1 होता है, सिर्फ इस क्वेश्चन के लिए। तो अगली चीज हम लिखेंगे वी नो दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ E3, तीनों का सम किसके इक्वल होगा? 1 के। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या हुई? 1/6, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 1/3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3, दिस इज इक्वल्स टू 1। तो यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 आपको मिलेगी 1/2। अंडरस्टूड है पहली बात? सोच लो इस क्वेश्चन को, ये काफी इंपॉर्टेंस रखता है क्वेश्चन, क्योंकि ये बिल्कुल डिफरेंट है सबसे। हो गया क्लियर? चलो अब आपको अब ये पहचानना है कि क्वेश्चन लो का था या बेस का है। तो सबसे लास्ट लाइन पढ़ो जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ही नो द आंसर क्या है? E3। ही नो द आंसर क्या है? E3। तो मीनिंग अगर ये E3 है तो ये आगे का कौन सा इवेंट होगा? बस जिसको ये पता है उसका क्वेश्चन हो गया सो, क्योंकि आपको पता है कि आपको प्रोबेबिलिटी किसकी लिखनी है? E3 की। तो जैसे आपके माइंड में है कि प्रोबेबिलिटी किसकी लिखनी है, तो बेस थ्योरम है, और बेस थ्योरम कहता है कि E3/A होता है, तो ये आपको A इवेंट है। तो अब हमें कौन सा इवेंट पता चल गया? A। तो दिस इज आवर A इवेंट। सोच लो ध्यान से। तो ये बताओ ये भी कौन सा इवेंट हुआ? ये बात ध्यान रख लेना। अब जैसे आपको A पता चला, अगला काम है प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 लिखना, फिर अगला काम है प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2 लिखना, फिर नेक्स्ट है भी आपका प्रोबेबिलिटी लिखना A/E3। आप थोड़ा ध्यान से सुन लेना। ये क्वेश्चन स्पेशली अपना ध्यान से सुन लेना। क्लियर है? ये पहली वर्डिंग, वहां से आइडिया हो गया कि कैसे पहचाना ये कौन सा है। चलिए, E1 कहता है कि वो आंसर्स की गैसिंग करता है। E1 ने कहा वो आंसर्स की गैसिंग करता है। अब आपके पास क्वेश्चन है MCQ, तो उसमें आपके पास 4 चॉइसेस हैं। 4 चॉइसेस हैं। MCQ टेस्ट है, उसमें 4 चॉइसेस हैं, और E1 कहता है कि हमें आंसर्स की क्या करनी है? गैसिंग। और A कहता है कि हमारा आंसर बिल्कुल सही होना चाहिए 1/4, क्योंकि E1 ने कहा कि हमें आंसर्स की क्या करनी है? गैसिंग। तो हमारे पास गैसिंग करने के लिए कितने ऑप्शंस हैं? गैसिंग हम 4 पे करेंगे, लेकिन हमारा आंसर बिल्कुल सही होगा, तो आंसर तो एक ही सही होगा 1/4। गैसिंग करने के लिए कितने ऑप्शंस हैं? लेकिन आंसर एक ही सही होगा 1/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2
1/8। E2 कहता है कि उसने क्या किया, आंसर्स को कॉपी, और उसका आंसर बिल्कुल 1/8। प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E3 1, बिल्कुल सही। E3 कहता है कि भाई उसको आंसर पता है, तो जब उसको आंसर पता है तो उसका आंसर क्या होगा, सही होगा, श्योर इवेंट है। तो ये तीन चीजें, स्पेशली ये दो चीजें हो, देखो अपने ध्यान से। अब प्रोबेबिलिटी लिखना किसकी चाहते हो, और ए हैपन, तो आपको प्रोबेबिलिटी लिखनी है E3/A। तो फॉर्मूले में आई को क्या लिखना है, 3, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E3, और नीचे कितने का सम लिखोगे आप, 3 का सम, नीचे 3 का सम लिखो, डाटा पुट करो और अपना सोल्व। तो स्पेशली पहले ये बात क्लियर होगी, ये वाली सोच लो ध्यान से। और आपको मैंने हर क्वेश्चन में बोला जैसे क्या लिख लो, A1 E2, अगला चीज ये सोचो कि बेस है लो, तो हमारे माइंड में अभी ही नो द आंसर बेस है, तो अगली चीज क्या होगी, ए पता चल गया। अब ए पता चलते ही ये लिखो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अब आप, there are 3 urns, हमारे पास कोई भी 3 अर्न, अर्न फर्स्ट, अर्न सेकंड और अर्न थर्ड, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, there are 3 अर्न्स। इसमें हमारी अभी 2 ब्लैक 3 रेड, इसमें हमने लिख दी 3 रेड 4 ब्लैक, इसमें हमने लिख दी 4 रेड एंड 6 ब्लैक। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 3 अर्न्स हो गई, इनमें इतनी बॉल्स हो गई। वन ऑफ द अर्न इज सेलेक्टेड एट रैंडम, हमने इनमें से कोई एक अर्न सेलेक्ट की हुई। वन ऑफ द अर्न इज सेलेक्टेड एट रैंडम, इनमें से कोई भी एक अर्न सेलेक्ट किया, एंड ए बॉल इज ड्रॉन, और उसमें से हमने एक बॉल ड्रॉ की, ए बॉल इज ड्रॉन। If the ball drawn is found to be red, so find the probability that it was drawn either from second urn or from third urn। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 3 अर्न्स हो गए आपके पास, उन अर्न्स में इतनी बॉल्स हो गई। तीनों अर्न में से कोई एक अर्न सेलेक्ट करनी है रैंडमली, कोई भी अर्न सेलेक्ट करनी है, और जो अर्न आप क्या करो सिलेक्ट, उसमें से आपको एक बॉल ड्रॉ करनी है, और वो बॉल ड्रॉन हमें क्या मिल गई, रेड मिल गई। तो प्रोबेबिलिटी निकालो कि वो बॉल हमने या तो सेकंड से ड्रॉ की थी या थर्ड से ड्रॉ की। तो कितनी अर्न सेलेक्ट, सपोज लिखा है कि एक सेलेक्ट करनी है, तो लेट E1 बी द इवेंट ऑफ सेलेक्टिंग अर्न ए, E2 बी द इवेंट ऑफ सेलेक्टिंग अर्न सेकंड, and E3 be the event of selecting on third। मैंने बोला था मैं डायरेक्ट लिखूंगा क्वेश्चन में, बाकी काम आपको लिखने हैं। E1 be the event of selecting on first, E2 be event of selecting on second, E3 be the event of selecting on third। तो इन तीनों की प्रोबेबिलिटी बताओ आप, E1 E2 E3 1/3, क्योंकि आंसर कितनी है 3, सेलेक्ट कितनी करनी है 1, तो तीनों की प्रोबेबिलिटी हो गई 1/3। क्लियर है? अब कौन सा इवेंट सर्च करोगे, ए, बॉल ड्रॉन इज ए रेड बॉल फ्रॉम सेलेक्टेड अर्न, बॉल ड्रॉन इज ए रेड बॉल फ्रॉम सेलेक्टेड अर्न। अब जैसे आप बच्चों को कौन सा इवेंट पता चला, ए, अब आप लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1,
A by E2, A by E3, A by E1, A by E2, A by E3. E1 हैपन हुआ तो E1 हैपन हुआ तो ऑन कौन सी सेलेक्ट होगी? फर्स्ट। अब इसमें से आपको एक रेड बॉल उठानी है 3/5। बहुत सिंपल है, आपको E1 हैपन हुआ, ऑन फर्स्ट सेलेक्ट हुई, अब इसमें से एक रेड बॉल उठानी है 3/5। E2 हैपन हुआ, कौन सी अनसेलेक्ट हुई? सेकंड में, अब इसमें से एक रेड बॉल उठानी है 3/7। E3 हैपन हुआ, ऑन थर्ड सेलेक्ट हुई, एक रेड बॉल उठानी है 4/10। इससे अगला क्वेश्चन आप लोगों को करना है, उसमें वो उस क्वेश्चन में क्या है वो यही बताऊंगा। तो ये बताओ प्रोबेबिलिटी लिखना किसकी चाहते हो? ऑन सेकंड और ऑन थर्ड। तो हमें यहां पे प्रोबेबिलिटी लिखनी है E2 by A और E3 by A। पहले आपने खुद का भी प्रोबेबिलिटी किसकी लिखनी है? सेकंड, तो E2 ऑन थर्ड E3। जब आप कह रहे हो कि प्रोबेबिलिटी लिखनी है E2 और E3, तो बेस थ्योरम है ना, तो बेस थ्योरम में लिखा कैसे जाता है? E2 by A और E3 by A। तो यहां लिखना है E2 by A और E3 by A। और मीनिंग होता है यूनियन, और यूनियन मीनिंग इनका सम। ठीक, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 by A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 by A। अब जो भी आपके इवेंट होते हैं ना, E1 by A, E2 by A, E3 by A, सबका सम हमेशा 1 होता है, क्योंकि ये सारे क्या होते हैं? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और साथ साथ एग्जिस्टिंग भी होते हैं। तो अब आप इसको ऐसे लिख दोगे 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 by A, इस वर्ड को। इनकी सम 1 नहीं होता, इनका सम 1 है। E1 by A, E2 by A और E3 by A, उन तीनों का सम हमेशा 1 रहेगा। तो हमें इन दोनों का सम निकालना है, तो E1 by A को 1 में से माइनस कर दो। अब हम इसको क्या लिख देंगे? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 by A बताएंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ A by E1, और नीचे कितने का सम लिखेंगे? 3 का। वो अपना खुद करो और कैलकुलेशन फाइंड आउट करो। तो और का मीनिंग याद रह जाएगा, ऐसा भी मत लिखना E2 और E3। ये पहले क्लिक है कि क्या लिख रहे हो? बेस थ्योरम। तो E2 by A और E3 by A। क्लियर है? इससे अगला जो क्वेश्चन है वो मैं यही बता रहा हूं। यही 3 अर्न है, लॉजिक बता रहा हूं, यहीं पे सुने ना। यही 3 अर्न है आपके पास, एक अर्न सिलेक्ट करनी है रैंडमली कोई भी, और उसमें से आपको 2 बॉल्स ड्रॉ करनी है। ठीक, इफ द balls drawn are found to be red and black, तो find the probability that these are drawn from on first। कर सकते हो कर? कितनी अर्न्स हैं? सेलेक्ट, तो तीनों की प्रोबेबिलिटी 1/3, इतना तो लिख सकते हो। अब कौन सा इवेंट? A, तो balls drawn are found to be red and black, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A by E1 बता दो। कितनी बॉल्स उठा रहे हो? चलो एक बात सुनो ध्यान से। E1 हैपन हुआ, कौन सा अनसेलेक्ट हुआ? अब फर्स्ट में से एक रेड और एक ब्लैक उठानी है। 2C1, 3C1, 5C2, 5C2। इस क्वेश्चन में बॉल कितनी उठाई थी? 8, अगले में 2 उठानी। अगला बता सकते हो? E2 हैपन हुआ तो कौन सी अनसेलेक्ट हुई? सेकंड। अब इसमें से एक रेड और एक ब्लैक, 3C1, 4C1, 7C2। नेक्स्ट तो सोचने की जरूरत नहीं है, 4C1, 6C1, 7C2, 10C2 सॉरी। और प्रोबेबिलिटी लिखना किसकी चाहते हो? इट वाज ड्रॉन फ्रॉम ऑन फर्स्ट,
फर्स्ट टर्म का कौन सा इवेंट है? E1 बाई ए लिखना है आपको। फॉर्मूले में आई को 1 और नीचे 3 का सम। तो इस क्वेश्चन में और पिछले में बस ये फर्क था, उसमें एक बोल रो थी, यहां 2 बोल्स रो है, एक रेड है और एक ब्लैक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सुनना, जिसमें आपके 2 पार्ट्स हैं। एक पार्ट मैं बता रहा हूं, एक आप खुद कर सकते हो। ये आपके पास 2 बैग्स हैं, बैग ए एंड बैग बी। इसमें हमने लिख दी 4 व्हाइट एंड 5 रेड, 4 व्हाइट एंड 5 रेड। इसमें हमने लिख दी 3 व्हाइट और 6 रेड। आप ऐसा क्वेश्चन पढ़ चुके हो लॉ में। तो हमारे पास 2 बैग हो गए, इतनी बॉल्स हैं। हमने फर्स्ट बैग में से 2 बॉल्स उठाई, फर्स्ट बैग में से 2 बॉल्स उठाई और उनको ट्रांसफर कर दिया सेकंड बैग में। फर्स्ट में से 2 बॉल्स उठाओ, बिना देखे सेकंड बैग में डाल दो। डालने के बाद सेकंड बैग से हमने 1 बॉल उठाई, ठीक, एंड दिस बॉल इज फाउंड टू बी रेड। ये बॉल हमें कंफर्म रेड मिली। कौन सी बॉल? जो सेकंड बैग से उठाई, वो बॉल कंफर्म हमें रेड मिली। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी that transferred balls from bag A to bag B, are 1 white and 1 red. 1 white and 1 red. इसमें से 2 बॉल्स उठाओ, बिना देखे सेकंड में डालनी है। सेकंड से फिर हमने एक बॉल उठाई और वो बॉल हमें रेड मिली। तो प्रोबेबिलिटी निकालो कि जो 2 बॉल हमने यहां से यहां क्या की थी ट्रांसफर, उसमें से एक रेड है और एक व्हाइट है। 3 केसेस। पिछली एक्सरसाइज में भी सीख चुके हो आप कि जब हमने ये कहा कि बैग ए से हमने कितनी बॉल्स उठाई हैं और उनको बिना देखे सेकंड में डाल रहे हैं, तो हम कहेंगे भाई या तो वो दोनों व्हाइट होगी, या दोनों रेड होगी, या एक व्हाइट होगी एक रेड होगी। तो सबसे पहले आपको यहां पे लिखने हैं 3 केसेस अराइजेस। पहले केसेस लिखने हैं आपको। पहला केस लिखना है कि वी ड्रॉ 2 white from bag A. We draw 2 white from bag A. Transfer them to bag B. And then drawing a red ball from bag B. कि हो सकता है हमने यहां से 2 व्हाइट बॉल उठाई हो, उनको सेकंड में डाला हो और फिर सेकंड से एक रेड बॉल उठाई। दूसरा केस हम लिखेंगे कि वी ड्रॉ 2 रेड फ्रॉम बैग ए, ट्रांसफर देम टू बैग बी एंड देन ड्रॉइंग ए रेड बॉल फ्रॉम बैग बी। थर्ड केस हम लिखेंगे कि वी ड्रॉ 1 white 1 red from bag A, transfer them to bag B and then drawing a red ball from bag B. लिख सकते हैं 3 केस। यहां से यहां तक का जो इवेंट है उसको हम नाम देंगे E1। यहां से यहां तक का जो इवेंट है उसको नाम देंगे E2 और यहां से यहां तक का जो इवेंट है उसको नाम देंगे E3। और ये जो इन सब में क्या था कॉमन, इसको क्या नाम दोगे? चारों अलग लिखते हैं।
तो सबसे पहले आप ये बताओ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ E1? 2 white from bag A, 4C2 upon 9C2. So this is 6 by 36. फिर हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ E2. तो E2 कहता है यहां से 2 रेड बॉल उठानी है, 5C2 अपॉन 9C2. तो ये आएगा 10 by 36. फिर हम लिखेंगे किसकी प्रोबेबिलिटी? E3 की. E3 ने कहा 8 व्हाइट 8 रेड, 4C1 5C1 9C2. तो ये हमारे पास आएगा 20 by 36. अब क्या E1 E2 E3 तीनों का सम 1 है? बिल्कुल है. 136 by 36 आएगा 1. तो बिल्कुल सही है. अब किसकी प्रोबेबिलिटी लिखोगे बताओ? A पता चल चुका है तो किसकी प्रोबेबिलिटी? A by E1. फिर किसकी प्रोबेबिलिटी? A by E2. और फिर किसकी प्रोबेबिलिटी? A by E3. चलिए आप बताइए E1 हैपन हुआ, तो E1 हैपन हुआ तो इससे कौन सी 2 बॉल उठाई और वो इसमें डालनी है? 5 व्हाइट 6 रेड. अब इसमें से एक रेड बॉल उठानी है, 6 by 11. E2 हैपन हुआ, तो E2 हैपन हुआ तो इसमें से कौन सी 2 बॉल उठाई? रेड. उनको यहां लिखना है 3 व्हाइट 8 रेड. अब इसमें से रेड बॉल उठानी है 8 by 11. A by E3 हैपन हुआ तो इसमें से एक व्हाइट एक रेड यहां पे डालनी है, 4 व्हाइट 7 रेड. अब इसमें से रेड बॉल उठानी है 7 by 11. E1 हैपन हुआ, यहां से 2 व्हाइट बॉल उठा के यहां डाल दो गई, इतनी बॉल हो गई. रेड उठानी है 6 by 11. इसी तरह लिखते चले. प्रोबेबिलिटी लिखनी किसकी है? 1 white and 1 red. Transferred balls are 1 white 1 red. E3. तो I को क्या लिखोगे? 3. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 by A. तो यहां लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इनटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ A by E3. और नीचे कितने का सम लिखोगे? 3 का सम. डाटा लिखो अपना सम. सोच लो ये क्वेश्चन क्लियर है? इससे अगले पार्ट में यहां किसकी पूछी गई? 1 व्हाइट है. अगला में इनमें से किसी एक ही पूछ लेगा आपसे बस. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th आज का. एक ग्रुप है भी 400 pupils का. There is a group of 400 people. उसमें से 160 are smokers and non-vegetarian. उसमें से आपके 200 are smokers and vegetarian. And the rest are non-smokers and vegetarian. कि ग्रुप है 400 पीपल्स का, उसमें से 160 ऐसे हैं जो स्मोकर्स हैं और आपके क्या हैं? नॉन वेजिटेरियंस. उसमें से 100 ऐसे हैं जो स्मोकर्स हैं और वेजिटेरियन हैं. तो बाकी कितने बचे? 140. दोनों का सम 400 में से माइनस, तो 140 ऐसे हैं जो नॉन स्मोकर्स हैं और वेजिटेरियन हैं. फिर आएगी ना probabilities of having a special chest disease.
मैंने लिख दिया भाई 35%, 25% एंड 10% रिस्पेक्टिवली। One of the person from the group was suffering from the chest disease. So find the probability that he is smoker and vegetarian. तो इतने क्वेश्चंस पढ़ने के बाद ये सबसे इजी क्वेश्चन लगना चाहिए कि 160 है स्मोकर एंड नॉन वेजिटेरियन, रेस्ट का नहीं समझ रहे कहां से। एक क्वेश्चन एक चीज के लिए होता है ये क्वेश्चन कि रेस्ट कहां से, 400 में से इन दोनों का सम माइनस। प्रोबेबिलिटी कि कोई भी एक बंदा जो आपका स्मोकर है और क्या है नॉन वेजिटेरियन, उसके चेस्ट डिसीज है, उसकी प्रोबेबिलिटी है 35%। कोई भी एक बंदा जो आपका स्मोकर है और वेजिटेरियन है, उसके स्पेशल चेस्ट डिसीज है, उसकी प्रोबेबिलिटी है 25%। और नॉन स्मोकर एंड वेजिटेरियन, उसकी प्रोबेबिलिटी है 10%। तो वन ऑफ द पर्सन, इनमें से कोई एक पर्सन कंफर्म चेस्ट डिसीज से क्या था, सफर कर रहा था। तो प्रोबेबिलिटी निकालो कि ही स्मोकर एंड वेजिटेरियन। तो कितने केसेस बनाओगे? तो 3 इवेंट्स बनाओगे। अच्छा, इवन को क्या लिखोगे? इवन ऑफ, या तो ये भी लिख सकते हो, दिस इज द इवेंट सो दैट सफरिंग मैन इज ए स्मोकर एंड नॉन वेजिटेरियन। या ये लिख सकते हो, दिस इज द इवेंट ऑफ सेलेक्टिंग a smoker and non-vegetarian. E2 be the event of selecting a smoker and vegetarian, and E3 be the event of selecting non-smoker and vegetarian. So can you tell me probability of E1? 160 by 400. कल वाली बात है इंश्योरेंस पर्सन वाली बात, नंबर ऑफ बोल्ट्स वाली बात कि भाई कितने बंदे ऐसे जो स्मोकर नॉन वेजिटेरियन है, 160, और टोटल कितने थे 400, 160 by 400। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 100 by 400। फिर आप लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 140 by 400। आप कौन सा इवेंट सर्च करोगे? A। One of the person was suffering from the chest disease. This is your A event. What is the probability of A by E1? फट से बता दो। 35 by 100। कोई ब्रीफली एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए बाप से। A by E2 25 by 100 और A by E3 10 by 100। A by E3 हो जाएगा आपका 10 by 100। अब आप सब ये बताओ, इनमें से प्रोबेबिलिटी E1 की लिखनी है, E2 की या E3 की? पर्सन इज ए स्मोकर एंड, तो कौन सा इवेंट है? E2। तो I को क्या लिखना है? 2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 by A, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ A by E2, और नीचे कितने का सम? 3 का सम। नीचे आप लिखेंगे 3 का सम। याद है क्या लिखना है नीचे? 3 का सम। डाटा लिखो। इतनी प्रैक्टिस के बाद, इतने क्वेश्चन के बाद तो आप क्वेश्चन को 2 मिनट में लिख दो फटाफट। समझ गए? स्पेशली ये वाली बात बताओ, E1 E2 E3। चलो लास्ट क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में। कि भाई कोई भी एक शॉपकीपर है, वो 3 डिफरेंट टाइप्स के सीड्स बेचता है। 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीड्स। सीड्स के नाम हो गए A1 A2 A3। A1 A2 A3।
वो आपके 3 टाइप्स के डिफरेंट सीड्स बेचता है, लेकिन वो उन तीनों टाइप्स को अलग अलग नहीं बेचता, वो उनको एक मिक्सर में बेचता है, और उस मिक्सर में उन तीनों टाइप्स ऑफ सीड्स की प्रोपोर्शन गिवन है अभी आपको 4:2:1। बुक में कुछ भी लिखा हो मैंने लिख दिया 4:2:1। क्या मैं नहीं समझे कि वो शॉपकीपर 3 डिफरेंट टाइप्स के सीड्स बेचता है, लेकिन वो उनको ऐसे नहीं बेचता सीड A1 अलग बेच रहा है, A2 अलग बेच रहा है, A3 अलग बेच रहा है। वो उन तीनों को क्या कर रहा है, मिक्स, और उस मिक्सर में बेच रहा है। जैसे आप दाल खरीदते हो, 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ दाल अलग अलग खरीदो, या कह दो भाई क्या दे दो, मिक्स दाल दे दो, तो वो उन तीनों सीड्स को मिक्सर में बेच रहा है, और उस मिक्सर में उन तीनों की प्रोपोर्शन गिवन है 4:2:1। मीनिंग अगर उसमें टोटल किलोग्राम कितने हैं, 7, तो उसमें से 4 किलोग्राम किस सीड के हैं, A1 के, 2 A2 के, और 1 A3 के। समझ गए ये बात। फिर अगली चीज हमें गिवन है जर्मिनेशन रेट, कि जर्मिनेशन रेट्स of the seeds are 45%, 55% and 60% respectively। जर्मिनेशन रेट समझे कि भाई आपका कौन सा सीड, A1 सीड क्या होगा, जर्मिनेट होगा, 45% चांस है। रेट मीनिंग होता है प्रोबेबिलिटी, कि कौन सा सीड A1 दैट विल जर्मिनेट, तो उसकी प्रोबेबिलिटी है 45%। A2 के जर्मिनेशन की प्रोबेबिलिटी है इतनी, और A3 की इतनी है। तो इसके पहले दोनों पार्ट, 2 पार्ट है, वो ध्यान से सुन लेना। पहला पार्ट है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट, पहला पार्ट ये रैंडमली सेलेक्टेड सीड, a randomly selected seed will germinate, randomly selected seed will germinate। बस पहले ये पार्ट पढ़ते हैं। तो कितने सीड्स हैं, 3 इवेंट हो गए। सबसे पहले हम लिख देते हैं E1, E2 एंड E3। E1 को हमने लिख दिया कि दिस इज द इवेंट ऑफ सेलेक्टिंग सीड A1, कि दिस इज द इवेंट ऑफ सेलेक्टिंग सीड A1, इवेंट ऑफ सेलेक्टिंग सीड A2 and this is the event of selecting seed A3। So tell me what is the probability of E1? 4/7। E2 की probability होगी 2/7 और E3 की probability होगी 1/7। इतना तो लिख सकते हो। चलो लिख लिया E1 E2 E3। अब आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा है। अब आप मुझे बताओ कि ये लो का क्वेश्चन है या बेस का। चलो आप में से किसी ने कहा बेस का, ध्यान से सुनना। नहीं प्लीज चुप चुप चुप। आपने बोला बेस का है, ओके। तो मुझे इसकी प्रोबेबिलिटी लिखनी है। जिसकी प्रोबेबिलिटी मैं लिखना चाहता हूं, क्या उसमें मैंने किसी सीड का नाम का जिक्र किया कि कौन सा सीड? तो मैं कैसे कह दूंगा कि मुझे बेस की लिखनी है? मैं कैसे कह दूंगा कि मुझे बेस की लिखनी है? क्या मैंने यहां पे लिखा कि सीड A1 विल जर्मिनेट, A2 जर्मिनेट या A3 जर्मिनेट? ये देखो E1 E2 E3 है, इनमें सीड के नेम्स गिवन है ना, और जिसकी मैं प्रोबेबिलिटी लिखना चाहता हूं इसमें किसी सीड का नेम गिवन है, तो बेस कहां से हो गया? दिस इज द लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। और ये जो आपका इवेंट है ना, ये आपका इवेंट है A। और इतने क्वेश्चन से ऐसे बताता आ रहा हूं मैं, पहले पहचानो कि लो है या बेस है। क्यों नहीं हुआ बेस? क्योंकि किसी भी सीड का नाम नहीं लिखा इसमें। अगर नाम लिखा होता
तो E1 E2 E3 में से कोई एक होता तो वो बेस हो जाता। अब यहां नाम मेंशन है ही नहीं तो बेस नहीं है, लो है, लो ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी किसकी लिखनी है, ए हो गया। अब हमें किसकी प्रोबेबिलिटी लिखेंगे, A by E1। तो A by E1 क्या होगा, 45 by 100। E1 कहता है कौन सा सीड सेलेक्ट हुआ, A1 सेलेक्ट हो गया, और वो सीड A1 क्या होगा, जर्मिनेट होगा 45 by 100। फिर हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ A by E2 55 by 100, और फिर लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ A by E3 60 by 100। कुछ आया समझ में, क्या डिफरेंट था इस क्वेश्चन में। अब प्रोबेबिलिटी लिखना किसकी है आपको, A की, बाय लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्रोबेबिलिटी ऑफ A by E1 प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 प्रोबेबिलिटी ऑफ A by E2, और फिर हम लिखेंगे प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 प्रोबेबिलिटी ऑफ A by E3। डाटा लिखो और अपना सोल्व आउट करो। आगे समझने अब इसका सेकंड पार्ट है वो बताना। सेकंड पार्ट में भी प्रोबेबिलिटी दैट it is of the type A3 and given that selected seed will not germinate, यह है सेकंड पार्ट। अब आप प्रोबेबिलिटी लिखो कि इट इज ऑफ द टाइप A3 और गिवन है कि सिलेक्टेड सीड विल नॉट जर्मिनेट। तो आप बताओ बेस है या लो, क्योंकि अब आप किसकी प्रोबेबिलिटी लिखना चाहते हो, इट इज द टाइप ऑफ A3, किसकी प्रोबेबिलिटी E3। तो ये चीज क्या होगी, दिस विल बी योर A। जब आप ये पढ़ो, आपने ये पढ़ा कि इट इज ऑफ द टाइप A3, तो A3 टाइप का कौन सा है, E3। तो प्रोबेबिलिटी लिखना किसकी चाहते हो, E3 की। तो ये चीज क्या होगी फिर, A हुई, क्योंकि जब आप बेस कह चुके हो कि ये बेस का क्वेश्चन है तो ये E3 है, तो आगे का सारा A है। समझ गए मैं यहां तक? चलो आप खुद बताओ, ये तो सेम रहेगा। ओके, टेल मी प्रोबेबिलिटी ऑफ A by E1। बिल्कुल सही, 55 by 100 45 by 100 40 by 100। क्यों कहा, क्योंकि अब A कहता है कि सीड जर्मिनेट नहीं होगा, और ये प्रोबेबिलिटी किसकी है, जर्मिनेट होने की है। तो ये पहला सीड जर्मिनेट नहीं होगा 55 by 100 45 by 100 40 by 100। अब प्रोबेबिलिटी किसका लिखना चाहते हो, E1 E2 E3 में से A3। तो आपको I के प्लेस पे 3 लिखना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 by E। तो ये लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 और इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A by E3, और नीचे कितने का सम लिखेंगे, 3 का सम लिखो और सोल्व करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरानी बुक्स में मिल जाएगा और उसके एग्जाम्पल मिल जाएंगे, तो अपना सुन लेना ध्यान से। एक पैक है 52 कार्ड्स का, देयर इज ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स। उसमें से आपका एक कार्ड खो गया, एक कार्ड इज लॉस्ट। पैक ऑफ 52 कार्ड्स में से एक कार्ड खो गया, बचे कितने, 50। तो फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड्स, जो कार्ड्स हमारे बचे, फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड्स 2 कार्ड्स आर ड्रॉ। जो कार्ड्स बचे उनमें से हमने 2 कार्ड्स ड्रॉ किए, 2 कार्ड्स आर ड्रॉ, ठीक, एंड दे आर फाउंड टू बी डायमंड्स।
और वो दोनों के दोनों कार्ड्स हमें मिले डायमंड्स, दे आर फाउंड टू बी डायमंड्स। तो प्रोबेबिलिटी निकालिए कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट कि लॉस्ट कार्ड, कि जो कार्ड हमारा खोया था, इज ऑल्सो ऑफ डायमंड, इज ऑल्सो ऑफ डायमंड। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर सोचना है, अगर आप सोच पाते हो। लास्ट क्वेश्चन देखो आज, और भी समझाऊंगा बेस के 2-3 कि पैक है 52 कार्ड्स का, उसमें से एक कार्ड हो गया, बचे 51 कार्ड। 51 कार्ड्स में से हमने कितने कार्ड्स उठाए? 2, और वो दोनों के दोनों हमें क्या मिले? डायमंड्स। तो प्रोबेबिलिटी निकालो कि जो कार्ड हमारा खोया था वो भी डायमंड है। तो ये क्वेश्चन, पहली बात तो ये बताओ, पैक एक है ना, तो क्वेश्चन की रिप्लेसमेंट है विदाउट, विदाउट कि जो कार्ड हमारा खोया है पहले वो वापस नहीं आने वाला है। 51 में से हम 2 कार्ड उठा रहे हैं, तो बहुत सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल। भाई मैंने आपके सामने 52 कार्ड रख दिए, मैंने क्या कहा, इसमें से एक कार्ड खो गया, मैं दिखा, देखने नहीं दे रहा आपको, देखने नहीं दे रहा, आंखों पे पट्टी बंधी है कि 52 पत्तों में से एक पत्ता खो गया, भी आपका बताओ कौन सा है। तो आप तुक्का मारोगे कि 4 टाइप होती हैं, 4 में से कोई एक टाइप का होगा। टाइप कहां से आई दिमाग में? डायमंड को पढ़ेंगे, ये तो टाइप का जिक्र कर रहा है। बस इतनी सी बात होती है, इतनी सी बात रखनी है क्वेश्चन के लिए कि भाई एक कार्ड खोया, तो हम कहेंगे एक कार्ड, 4 टाइप में से कोई एक टाइप का तो पक्का होगा, ऐसा तो है नहीं, स्पेशल एक का ही है। तो 4 इवेंट हो गए, E1, E2, E3 एंड E4। E1 को हम लिख देंगे कि दिस इज द इवेंट ऑफ ड्रॉइंग ए स्पेड। ड्रॉइंग ए स्पेड समझ गए? कि वो जो हम क्या उठाएंगे, स्पेड, वो खो गया है। या तो लिख देना दिस इज द इवेंट सच दैट लॉस्ट कार्ड इज ए स्पेड, वो चॉइस आपकी है। लॉस्ट कार्ड इज ए क्लब, लॉस्ट कार्ड इज ए हार्ट, लॉस्ट कार्ड इज ए डायमंड, चॉइस आपकी है। या ऐसा लिख देना ड्रॉइंग ए स्पेड, इवेंट ऑफ ड्रॉइंग ए क्लब, एंड दिस इज द इवेंट ऑफ ड्रॉइंग ए हार्ट, और लास्ट आप लिख देंगे दिस इज द इवेंट ऑफ ड्रॉइंग ए डायमंड। मैं दोबारा कह रहा हूं, चाहे आप लिख देना लॉस्ट कार्ड इज ए स्पेड, क्लब, हार्ट, डायमंड, चॉइस आपकी है। तो मुझे इन चारों की प्रोबेबिलिटी बताओ। 1/4, बिल्कुल सही। इन चारों की प्रोबेबिलिटी होगी भाई 1/4। स्पेड कितने होते हैं? चारों 13 ही होते हैं ना, और उठा कितने रहे हो? एक एक ही उठा रहे हो, तो 13/50। इसमें क्या उठा रहे हो? एक स्पेड उठा रहे हो। स्पेड कितने होते हैं? 13/52, 13/52, 13/52, और एक ही 13/52। चलो अब कौन सा इवेंट जो हैपन? तो दिस इज द इवेंट ऑफ ड्रॉइंग 2 डायमंड्स। उसने लिखा था कि जो कार्ड आपके बचे थे, कितने बचे थे? उसमें से कार्ड्स कितने उठाए थे? और दोनों क्या मिले थे? ए हो गया जो हैपन हो चुका है। तो दिस इज द इवेंट ऑफ ड्रॉइंग 2 डायमंड्स, ठीक है, आउट ऑफ 51 कार्ड्स, आउट ऑफ 51 कार्ड्स। तो ए लिखते ही आप प्रोबेबिलिटी लिखेंगे A/E1, फिर आप प्रोबेबिलिटी लिखेंगे A/E2, फिर एज यूजुअल प्रोबेबिलिटी लिखेंगे A/E3, और फिर आप प्रोबेबिलिटी लिखेंगे A/E4। तो पढ़ो, E1 हैपन हुआ, ध्यान से सुने ना। तो E1 हैपन हुआ तो कार्ड कौन सा खोया? स्पेड खोया। बचे कितने? 51। अब उस 51 में ये बताओ डायमंड कितने? 13 है। कार्ड कौन सा खोया है? स्पेड खोया है ना, कार्ड तो स्पेड खोया है, तो बचे 51। 51 में डायमंड कितने रहेंगे? 13। अब डायमंड उठाने कितने हैं? 2, तो
13C2 अपॉन 51C2। 13 डायमंड है, उठाने 2 है, 13C2। कार्ड कितने बचे? 51, 2 उठाने 51C2। E2 एप्पल हुआ तो कार्ड कौन सा खोया? क्लब। कार्ड खोया क्लब, बचे कितने? 51। 51 में डायमंड कितने होंगे? 13। कितने डायमंड उठाने हैं? 2। सेम प्रॉपर्टी, 13C2 by 51C2। अगले की भी सेम। समझ गए क्यों से? E3 कहता है कार्ड कौन सा खोया? बचे 51 में डायमंड 13 ही है, तो 13C2 by 51C2। अब E4 हैपन हुआ तो कार्ड कौन सा खोया? डायमंड। अब कार्ड कितने बचे? 51। डायमंड कितने बचे? 12। तो हम कहेंगे 12C2 by 51C2। ठीक, प्रॉपर्टी लिखनी किसकी है कि कार्ड इज ए लॉस्ट, इज ए लॉस्ट कार्ड इज आल्सो E4। तो I को 4 लिखना है, प्रॉपर्टी ऑफ E4 by A। तो हम यहां पे लिखेंगे प्रॉपर्टी ऑफ E4 इनटू प्रॉपर्टी ऑफ A by E4। और नीचे कितने का सम? 3 का या 4 का? 4 का सम। डाटा लिखोगे और आप सोल्व करोगे। क्लियर हो?